स्टूडेंट, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्थान संगठन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश और भारत में जनजातियों की तुलनात्मक स्थिति देखी थी, जनगणना संबंधी आंकड़े देखे थे और जनजाति की परिभाषा और संविधान में उनकी क्या स्थिति है, कहाँ उल्लेख है, ये देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनजातियों से संबंधित संस्थान और संगठन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो आएगी उसमें हम पर्टिकुलर जनजातियों से संबंधित चर्चा करेंगे, एक एक करके, जैसे गौंड, भील, उनकी परंपराएं, उनसे आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनकी कृषि पद्धति, ये चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय संस्थान और संगठन की। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएगा आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो है मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय या ट्राइबल म्यूजियम तो कहाँ पर है? हाँ, ये जनजातीय संग्रहालय जो है वो भोपाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र ये है जो है वो झाबुआ में है। और इसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आवासीय विश्वविद्यालय वो कहाँ है? अमरकंटक में। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद ये हमारे को संस्थान, अब कुछ संगठन में बात करते हैं हम। तो ये अगला पॉइंट आपका जो है मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, काउंसिल्स हैं जनजाति से संबंधित, उसका मुख्यालय मेन जो है वो भोपाल में है। तो जहाँ मान लो बताने चूक हो जाए तो समझ जाना उसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल। तो उसका मुख्यालय भी जो है वो भोपाल में है। स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। 1957 में आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना हुई थी और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके पहले भी हमने संविधान के अनुच्छेद देखे थे। 366 खंड 25 में परिभाषित किया गया था। 342 में अनुसूचित जातियों की सूची बनाई गई थी कि ये जातियां जो हैं अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखी जाएंगी। शेड्यूल्ड अनुसूचित जनजातियों को, सॉरी जाति बोला, अनुसूचित जनजाति को शॉर्टलिस्ट किया गया था और 366(25) में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना का ऐसा प्रावधान है। अब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, नियंत्रण, संरक्षण, ये इसका उद्देश्य है। ये करती क्या है? मंत्रणा परिषद क्या करती है? जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन कैसा हो, प्रशासनिक नियंत्रण कैसा हो और जनजातियों के संरक्षण से संबंधित क्या प्रावधान हो, इन सबका जो है सुझाव देना, इस पर विचार विमर्श करना, कार्य करना, ये मंत्रणा परिषद का काम है। इस मंत्रणा परिषद का स्थापना 1957 हुआ था, लेकिन 8 सितंबर 2014 में इसका गठन भी, पुनर्गठन जो है वो किया गया। जब गठन हुआ था 1957 में और पुनर्गठन हुआ 2014 में। ओके, चलिए ऐसे और संस्थान हम देखते हैं और संगठन देखते हैं। तो इसी श्रृंखला में अगला संगठन जो है वो है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है और 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 29 सितंबर 1954, 29 सितंबर 1994 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। अब इसका काम क्या है, फिर क्या करता है? तो इसका उद्देश्य है जनजातीय समाज है उसका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास करना और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का विकास करना। जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समाज है, इनका आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास करना, ये सरकार या इसका उद्देश्य है। और ऐसे जनजातीय समूह को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना या ऊपर उठाने हेतु प्रयास करना। तो मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम स्थापना 1994। इसके पहले हमने देखा था
जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है, और ये जो है 1994 में, ठीक। इसके अलावा और भी ऐसे संस्थान हैं जिनके बारे में पढ़ना इस वीडियो में महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगला संस्थान है MAPCET। MAPCET थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। कन्फ्यूजन ये रह सकता है, सामान्यतः मध्य प्रदेश की जहाँ जहाँ फुल फॉर्म यूज़ किए जाते हैं तो MP लिखा जाता है, यहाँ यूज़ किया गया है MAP, क्योंकि MPCET अलग होता है ना। तो MA मतलब हो गया मध्य प्रदेश, मध्य, और P मतलब प्रदेश, और C मतलब काउंसिल मतलब परिषद, C मतलब काउंसिल किसके लिए, परिषद, और किसके लिए ET, E मतलब यहाँ रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, और T मतलब होता है ट्रेनिंग। तो मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। मुख्यालय वही भोपाल में, स्थापना 1981 में, उसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। चलिए अब हम देखते हैं काम क्या है इसका। नाम से स्पष्ट है, रोजगार मतलब बेरोजगारों को रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराना, मतलब उनको जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उनमें वो स्किल डेवलप हो, उनकी उनमें विकास हो उन जनजातीय युवाओं का, ताकि वो अपने रोजगार का सृजन कर सकें या अच्छे से रोजगार को वो हासिल कर सकें। तो रोजगार की व्यवस्था करना, रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, नई नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देना, ये सब जो है MAPCET जो या MAPCET जो है वो कराती है। फुल फॉर्म समझ में आ गया आपको, और स्थापना 1981, और मुख्यालय कहाँ पर, भोपाल है। नाम भी समझ में आया, मुख्यालय मैक्सिमम मैंने बता दिया कि भोपाल में होंगे, केवल जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में है, और जो संचार केंद्र है वो झाबुआ में, बाकी सारे मुख्यालय कहाँ जनजाति संबंधित जो है वो भोपाल में है। इसके बाद देखते हैं एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात है वन्या प्रकाशन, ये भी पूछते हैं। तो प्रकाशन से समझ में आ रहा है, कुछ प्रकाशन हो रहा है, क्या प्रकाशन होगा, जनजातीय साहित्य का प्रकाशन होगा। ठीक है, कौन से जनजाति किसके लिए होगा, ये संयुक्त उपक्रम है ST SC और पिछड़ा वर्ग OBC कल्याण विभाग जो है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, ठीक है, इनका एक संयुक्त उपक्रम है। ST का SC मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इन जो है इनका एक संयुक्त उपक्रम है। क्या कराता है, जो ऐसी जातियां हैं, जो वंचित जातियां इस प्रकार की, उनको जनजातीय साहित्य या संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रकाशन सामग्री उपलब्ध कराना, प्रकाशित सामग्री, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर आदि उपलब्ध कराना, ताकि उनको अपनी संस्कृति का से परिचय प्राप्त हो और उसको और विकसित वो कर सकें, उसको जान सकें, समझ सकें। ठीक है, तो ये हो गया वन्य प्रकाशन। वन्य प्रकाशन की स्थापना भी 1980 में हुई थी। ठीक है, उसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था MAPCET वो था 1981 में। इसके पहले पढ़ा था हमने मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम 1994 में, और ये वन्य प्रकाशन 1980 में। अब हम पढ़ते हैं उद्यमी विकास संस्थान। अगला संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्थानों में उद्यमी विकास संस्थान। वैसे उनके उद्देश्य वगैरह तो नाम से स्पष्ट हो जाते हैं, यदि आप ध्यान से नाम पढ़ें तो उद्देश्य समझ में आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट 1980, मुख्यालय वही रहेगा आपका भोपाल। अब काम क्या है, तो ये जो है ये SC ST के लिए, ठीक है, ST ST और SC ST और आर्थिक रूप से पिछड़े उनके लिए मुख्यतः माना जाता है कि अभी भी SC और ST जो हैं वो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, इसलिए इनको तो आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। इसके अलावा ऐसे समुदाय जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना की गई है। ये स्थापना क्या करेंगे, नाम से उद्यमी, उद्यमी मतलब उद्यम करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। तो उद्योग स्थापित करने के लिए क्या होगा, उसके लिए तकनीक बताई जाएगी, उसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा ये संस्थान। उद्यमी मतलब उद्योग स्थापित करने वाला, तो तकनीक देना, ट्रेनिंग देना, तकनीकी कोई सहायता है वो देना, ये सारा जो है उद्यमी विकास संस्थान करेगा। स्थापना 1980 में, और मुख्यालय कहाँ रहेगा इसका भी भोपाल में। एक अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं
जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में, जनजातीय संस्थान संगठन है, उनके उत्थान के लिए जो प्रावधान है उसमें अंतिम एक पॉइंट और रख देते हैं। हालांकि इसके बारे में कभी विस्तार से अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे बिल्कुल तयशुदा क्वेश्चन होते कई बार प्री में 4 से 5 क्वेश्चन और मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अलग से इसको पढ़ना होगा। फिर भी शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। एससी एवं एसटी निरोधक अधिनियम, अत्याचार निरोधक अधिनियम, अत्याचार निरोधक अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। चलिए, ये जो है वो 16 अगस्त 1989 में पारित हुआ था अधिनियम और लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 में। ये लागू हुआ, कब पारित हुआ? 16 अगस्त 1989 में पारित और 30 जनवरी 1990 में ये अधिनियम जो है लागू हुआ। क्या अधिनियम का प्रावधान क्या है? संक्षिप्त में बता रहा हूँ लाइन में बस, ठीक है। आप इसको, ये कहाँ कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत में। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, और लास्ट ईयर से अब जम्मू और कश्मीर में भी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना कि विकल्प में क्या दिया है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि जब से जम्मू कश्मीर जो है भारत का लास्ट ईयर जो प्रावधान जम्मू कश्मीर से हटे हैं, उसके बाद से कई ऐसे प्रावधान हैं जो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना रहेगा, ठीक है। तो विकल्प देखना पड़ेगा, पुरानी मटेरियल से क्वेश्चन आ रहा है या नए उससे आ रहा है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। फिर भी अभी फिलहाल पढ़ने के लिए संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये जो है एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम है, किसके लिए, किस पर लागू होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ये उन पर लागू होता है जो एससी एसटी के नहीं हैं। मतलब मान लो एससी एसटी के सदस्य होने के अलावा किसी अन्य जाति का सदस्य इनके विरुद्ध कोई अपराध करता है, किसी भी तरीके से इन जातियों का, जनजातियों का उत्पीड़न करता है, यदि उसके विरुद्ध शिकायत होती है तो उस शिकायत पर ये प्रावधान, ये अधिनियम लागू होता है। तो किस पर लागू होगा? बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे सदस्य जो एससी एसटी के नहीं हैं और एससी एसटी के सदस्यों के प्रति कोई अपराध करते हैं, कोई उत्पीड़न करते हैं। मान लो एससी एसटी का सदस्य होते हुए अपनी ही जाति की सदस्य का उत्पीड़न करता है, तो उस पर प्रावधान लागू नहीं होता। हाँ, उत्पीड़न इनका होगा और करेगा किसी अन्य समुदाय का सदस्य, किसी अन्य जाति का सदस्य, तब उस सदस्य पर शिकायत होने पर किसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, जो कि 16 अगस्त 1989 में पारित हुआ था, 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ। तो ये थे जो है जनजातियों से संबंधित कुछ संगठन, संस्थान और कुछ प्रावधान जो बहुत महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी की दृष्टि से, टीटी एग्जाम की दृष्टि से भी, और भी मध्य प्रदेश लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से, और स्कूली स्टूडेंट्स में जहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित अधिनियम संस्थान पढ़ना है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है, ये वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जनजातियों के बारे में क्रमशः जानेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि और लोगों के पास भी पहुँचे, और ऐसे और अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।